हाँ, बलून वाला क्वेश्चन कर लिया था, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी तो हो ही गया था। ठीक बात है साहब। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना है ना। चलिए, अपन ने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर लिया था। अब अगर अपन किसी एंगल पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, उसका पाथ जो है पैराबोलिक होगा। जैसे मान लीजिए आपने u वेलोसिटी से फेंका, है ना, ये एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यू एक्स इज यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा यू वाई इज इक्वस टू यू साइन थीटा। इसको ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार यू साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टली चलने के लिए जिम्मेदार यू कॉस थीटा है। इस डायरेक्शन में ए अलोंग द एक्स जीरो है, इसलिए ये हमेशा क्या बना रहेगा, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इधर एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो जी डाउनवर्ड है। मतलब इस मोशन को हम दो तरह से स्टडी करेंगे, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस। एक तरफ एक्सेलरेशन है, एक तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। अब एक सिंपल बात है, हम तो पता है कि यार अगर ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करना है तो जो अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था वही सब कुछ रहेगा, बस यू की जगह क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। तो कोई अगर हमसे कहे कि बताइए मैक्सिमम हाइट इसका कितना होगा, एच, तो आंसर क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई बात समझ में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेक्टर इतना है, वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में इतना है, और ये यहाँ कहीं आ जाता है, मान लीजिए किसी भी टाइम t पर, t इक्वस टू t1 टाइम पर ये यहाँ है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो vx है इट विल रिमेन्स u cos थीटा, इसमें कोई चेंज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट आपका छोटा हो जाएगा, है ना, g नीचे लगेगा तो उसको डिक्रीज करेगा। किसी भी टाइम t पे y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, अगर टाइम की टर्म में निकालना चाहता हूँ vy, तो v बराबर u प्लस ए टी काम में लेंगे, u की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, ये हो गई आपकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी v रिजल्टेंट, वो डेफिनेटली क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यही होगी। और ये अगर अल्फा एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा, द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा बिकम्स इक्वल्स टू, बताओ, वी वाई बाय वी एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वी वाई हमारे पास ये है यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा, है ना, ये आपको रिजल्टेंट का एंगल मिल जाएगा। अब अगर किसी भी टाइम टी पर हमसे पूछा जाए कि इसकी हाइट अटेंड क्या है, ये पूछ ली जाए, तो हम वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। कौन सी, सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब वाई डायरेक्शन में यूज करूंगा तो वाई बिकम्स इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू की जगह यू साइन थीटा आ जाएगा, और नीचे की तरफ है जी, तो माइनस आ जाएगा। आया समझ में। जब आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे आएगा यहाँ पर, तो एट द मैक्सिमम हाइट हमें पता है कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज, इट विल रिमेन्स यू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर पार्टिकल आपका यहाँ है, यहाँ आ चुका है, ध्यान से देखिए, सेम हाइट पर, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा था कि ऊपर जाते वक्त तो नीचे वक्त वेलोसिटी सेम होती है, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अलग होती है। तो यही फॉर्मूला यहाँ के लिए भी यूज होगा, वहाँ के लिए भी यूज होगा। टाइम की वैल्यू पुट करोगे तो अपना भी प्लस माइनस आ गया था, है ना। तो यहाँ आने पर आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टिल विल रिमेन्स एज इट इज, वो तो यू कॉस थीटा ही रहनी है,
लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ये माइनस वी वाई हो जाएगा। अगेन रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इधर ही आएगी, और अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो वो एंगल भी वापस सेम रहेगा, आएगा नहीं आएगा। अब जब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज, पर वर्टिकल वेलोसिटी पहले डिक्रीज होगी अप टू द मैक्सिमम हाइट, देन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। तो अगर मान लीजिए वर्टिकल वेलोसिटी पहले डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रही है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी पहले डिक्रीज होके, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वीएक्स में कोई चेंज, तो जैसे वी वाई बदलेगा वैसे वी रिजल्टेंट बदलेगा। नहीं समझ में आई बात? तो जब मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो रिजल्टेंट वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी और मैक्सिमम हाइट के बाद में उसका मैग्नीट्यूड वापस इंक्रीज होगा। ग्राउंड से ग्राउंड पे आने पर क्योंकि कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ये पूरा जो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है वो एयर रेजिस्टेंस फ्री रीजन में कर रहा है, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो डेफिनेटली जो वेलोसिटीज हैं उनके मैग्नीट्यूड भी एक्जैक्टली सेम रहेंगे, चाहे वर्टिकल बात करें या हॉरिजॉन्टल बात करें या रिजल्टेंट बात करें। तो जब ये हिट करेगा यहाँ पर तो वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी हो जाएगी माइनस यू साइन थीटा, और ये वाली वेलोसिटी रहेगी एज इट इज यू कॉस थीटा, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वापस यू हो जाएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि जैसे हमने कहा ये अल्फा है और यहाँ पे भी अल्फा है, तो अगर आपने यहाँ प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल अबाउ, तो यहाँ जब लैंड करेगा तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे ही लैंड करेगा। तो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी वेक्टर कितने एंगल से रोटेट हो जाता है? आप मुझे बताइए, क्या वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर था और बाद में हॉरिजॉन्टल थीटा, सो व्हाट इज द एंगल बाय विच इट इज रोटेट? 2 थीटा। नहीं समझ में आई बात? तो जो मैक्सिमम एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो 2 थीटा के बराबर होगा। मान लीजिए ये आपका 45 डिग्री है तो मैक्सिमम कितने एंगल से घूम जाएगा? 90। वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा हूँ। 30 से फेंका तो 60 हो जाएगा, 60 से फेंका तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। हमने किसी भी टाइम पे हाइट निकाल ली, और अगर किसी भी टाइम पर आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, ये एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू कॉस थीटा इंटू टी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो x बराबर वी टी काम में ले लेंगे, और v की जगह क्या है? u cos थीटा इंटू टी। सो दिस इज अ सिंपल एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अब कुछ चीज़ों की बात बताइए, अगर आपसे कहा जाए कि साहब मैंने सबसे पहले बात की टाइम ऑफ फ्लाइट की, व्हाट शुड बी द टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g ना। व्हाट इज द हाइट अटेन्ड? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। What will be the range? U cos theta into t is the more important formula. असल में यहां से वहां लाने के लिए जो जिम्मेदार है ये, तो ये जो रेंज है वो u cos theta से चलेगा कब तक? अप टू द टाइम t। अब जब t की वैल्यू पुट करते हो अब 2u sin theta by g, तो दिस कैन बी रिटन एज u cos theta मल्टीप्लाइड बाय 2u sin theta अपॉन g। जरा मुझे बताइए, ये जो मेरा रिजल्ट है उसको अगर मैं देखो u इंटू यू बिकम्स यू स्क्वायर, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यही हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसको जल्दी से बना लो फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हो गया? अब हम इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू बाकी सारे पार्ट क्लियर करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ें हम प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये वाला मोशन एग्जैक्टली वही होता है जो अपन ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, बस इधर कौन ट्रेवल करवा रहा है इसको? u cos थीटा। इतनी सी बात है ना। अब अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हो तो बहुत सारी चीज़ों की बात की जाती है, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? r। रेंज ना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और टोटल टाइम टेकन कितना है? t। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t करूंगा तो क्या मिलेगा? u cos थीटा। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा होगी। अगर आपसे कहा जाए, बहुत क्लियर है ना, जैसे वन बाय बात करें अपन, फटाफट लिखते चलना, ड्यूरिंग
प्रोजेक्टाइल मोशन एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, u cos थीटा, है ना। दूसरी बात करें, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी। आप मुझे बताइए क्या u cos थीटा में कोई चेंज आएगा, u sin थीटा ने अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, ऊपर था और फिर, तो चेंज कैसे निकालते हैं, देखो डेल्टा Vx तो क्या होगा 0, पर डेल्टा Vy क्या होगा -2u sin थीटा। क्यों होगा -2u sin थीटा, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस, तो फाइनल कितना है -u sin थीटा, -u sin थीटा, ये तो -2u sin थीटा, -u sin थीटा -u sin थीटा, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। ये आपके चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ, चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें तो डेल्टा पी वाई तो होगा -2mu sin थीटा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, अलोंग द एक्स एक्सिस कोई चेंज, जो भी चेंज आएगा वेलोसिटी में अलोंग दी वाई एक्सिस आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, अगर आपसे बात की जाए एवरेज वेलोसिटी की कि यार किसी भी दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये थी, यहां से आपका प्रोजेक्टाइल यहां आ गया, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी इज ऑल्सो u cos थीटा। देखो एक बात बताइए, अगर आपने प्रोजेक्टाइल को यहां t1 टाइम पर देखा तो क्या सेम हाइट पर आप एक टाइम पर और देखेंगे t बराबर t2 पर, बोलो। अब याद करिए आप मोशन अंडर ग्रेविटी, वो जो हाइट होती है जहां हम दो अलग अलग टाइम्स पे देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आई थी, हाफ जी t1 t2। तो यही जो वैल्यू है आपकी, ये जो y आपका आया है, यही y क्या बन जाएगा, हाफ जी t1 t2। नहीं समझ में आई बात, ये जो y की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, हाफ जी t1 t2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, कह दिया ना मैंने, बताना अब। t2 माइनस t1, जरूरी नहीं सोने के लिए आंखें बंद करके सो, सोने वाले हर तरह सो जाते हैं। यहां से यहां आने का टाइम कितना है, और यहां से यहां आने का, तो फिर यहां से यहां आने का कितना हुआ, और यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल कौन लेके जाएगा, u cos थीटा। तो यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जिम्मेदार कौन है, u cos थीटा, और टाइम इंटरवल कितना t2 माइनस, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है t2 माइनस, और डिस्प्लेसमेंट होगा u cos थीटा इंटू t2 माइनस होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, दैट विल बी द एवरेज वेलोसिटी। तो किन्हीं भी दो हॉरिजॉन्टल, जैसे आप यहां बात की, ये O है मान लो, है ना, ये मान लीजिए अपना C पॉइंट है, तो चाहे O से C की बात करें, A से B की बात करें, या किसी भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात कर लें, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के दो पॉइंट, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा ही होगी। लेकिन उसके अलावा जैसे यहां से यहां की पूछ ली जाए, यहां वो अलग निकल के आएगी, वो हम बात कर लेंगे। एक मोस्ट कॉमन होता है मैक्सिमम हाइट पे जाने पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एवरेज वेलोसिटी बिकम्स इक्वल्स टू u cos थीटा। ये बहुत क्लियर रखना, ये फटाफट लिख लो, इन बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो होगी u cos थीटा। कितनी होगी, u cos थीटा, चाहे वो ग्राउंड से ग्राउंड के पॉइंट्स हों या प्रोजेक्टाइल के कोई भी दो, जैसे ए बी ले लिया, यहां कोई और पॉइंट ले सकते हैं हम लोग, इनकी एवरेज वेलोसिटी हमेशा क्या मिलेगी, u cos थीटा। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ड्यूरिंग द, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होती है तो उसकी एवरेज वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बराबर होती है। जैसे आपसे कहा जाए ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो आंसर इज क्या होगा, g ना,
जी डाउनवर्ड, तो अगर वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तो माइनस जी। नहीं समझ में आई बात? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल बात करूं कि यार एवरेज एक्सेलरेशन, क्या चीज? एवरेज लिखना नहीं है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई थी? -2u साइन थीटा। टोटल टाइम टेकन कितना है? 2u साइन थीटा बाय जी ना, तो ये आर्ग्यूमेंट तो कैंसिल हो गया, माइनस जी आ जाएगा। वो स्क्रीन जो है वो कट रही है वहां पे, कैमरा सेट करो आप। तो समझ में आ गई बात? और ये बहुत इजी चीज है, इसको ऐसे नहीं देखना, अपन सिंपल बात करेंगे कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान या किसी भी मोशन के दौरान बात कर लो, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? अब एक और बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हेन, फटाफट लिख लेना, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो v एवरेज होता है वो होता है u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी ऐसे, ये कुछ भी नहीं है, ये असल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या मिलती है सेकंड अपन को? s इक्वल टू यू टी प्लस, उसको t से डिवाइड कर दो, ये रिलेशन आ जाता है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वहीं से ये मिलता है। अगर एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतनी है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल निकाला जाएगा वो v एवरेज मल्टीप्लाइड बाय t हो जाएगा, तो ये u प्लस वी बाई टू इंटू टी, इसको यूज करके अपन डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। अब एक बात बताइए, अगर मुझसे कहा जाए कि यार ये मेरे प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने यहां फेंका था यू कोस थीटा, यू वेलोसिटी से एंगल थीटा था, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है यहां, तब हमें पता है उसकी वेलोसिटी यू कोस थीटा है। अब मुझे यहां से और मैक्सिमम हाइट पर जाने पर इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो निकालनी है। तो हमें पता है कि यार एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स दिस ना, ये एस है, और यहां से वहां जाने का टाइम कितना है? यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा, टोटल टाइम क्या होता है? 2u साइन थीटा बाई, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम क्या है? u साइन थीटा बाय जी। तो बताइए ये कितना है? h, और ये कितना है? r बाय, तो क्या s का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ s निकालना चाहूंगा, s का मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 4 प्लस h स्क्वायर ना। इसको अगर मैं t बाई टू से डिवाइड कर देता हूं, t बाई टू से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या मुझे v एवरेज मिल जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। पर जब यहां h की वैल्यू पुट करते हो आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का वैल्यू पुट करते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और t का 2u साइन, तो मजा आता है सोल्व करने में, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इससे बेहतर तरीका यह है कि हम आसान तरीके से निकालें, इससे आप घर पे सोल्व करते रहना, रिजल्ट में लाके देता हूं कैसे आएगा, आप घर पे आराम से मेहनत करना, किससे कैसे लेके आना है, लिख दिया वहां, बस रिजल्ट करके सिंप्लीफाइड करना है। मुझे बताइए, क्या अलोंग द वाई एक्सिस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? तो अलोंग द वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा, और यहां पे फाइनल क्या है? 0। तो अगर मैं आपसे कहूं v एवरेज अलोंग y कितना मिलेगा, तो आपका आंसर होगा u साइन थीटा प्लस 0 बाई 2, मतलब u साइन थीटा बाई 2। v एवरेज अलोंग द x एक्सिस क्या होगी? तो आप कहेंगे सब ये तो होगी u cos थीटा। x एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, और जब कांस्टेंट हो तो इंस्टेंटेनियस एवरेज वैल्यू एग्जैक्टली। अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज लिखना चाहता हूं, v एवरेज, तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस, ये यूज कर लूंगा ना। आप मुझे बताइए वी एक्स स्क्वायर कितना बनेगा, जल्दी बताइए। अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर क्या बनेगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, बहुत धन्यवाद आपका,
एक काम करते हैं, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दें, ताकि यू स्क्वायर बाई 4 रूट के बाहर आ जाएगा। जब ये बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, u बाई 2। अंदर क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, एंड दिस इज व्हाट, ऐसे कैसे, अभी तो मैं सोई हूं। अरे हेलो, क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा होगा? कुछ नहीं पता, बकवास कर रहे हो। चुकमान लिख दिया, आपने लिखा तो होगा ही। 4 का मतलब क्या होता है, 1 प्लस 3 नहीं होता, होता है ना। तो एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा को लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। जली ट्यूबलाइट, अरे गरीबों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो पहली वाली टर्म क्या है, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यार भैया, आत्मा u बाई 2 अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो सच है, हैं? और ये पूरा कितना है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ चैप्टर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइपोल के आर्बिट्रेरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला आता था वहां पर, आता था। ऐसे डाइपोल होता था, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन आर ले लेंगे, ये मिड पॉइंट था, ये जनरल पॉइंट एंगल थीटा। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था E, उस E का वैल्यू बनता था Kp बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब आप जब इस पॉइंट को लेके यहां आ जाते हो, इसको बोलते हैं डाइपोल की एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो 90 डिग्री पे होती है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को लेके यहां आ जाता हूं, तो एंगल कितना हो गया, 90। कितना हो गया, 90। cos 90 क्या होता है, 0, तो ये 1 बचेगा। तो रिजल्ट क्या मिला, Kp बाई आर क्यूब। अगर इस पॉइंट को मैं यहां लेके आ गया एक्सियल पॉइंट पे यहां, तो थीटा कितना हो गया, 0। cos 0 1 होता है, 1 प्लस 3 4 का रूट 2, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 Kp बाई, तो एक्सिस पॉइंट पर कितना मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर क्या मिलेगा, हेलो, हाँ। तो यहां पे ऐसे निकाल सकते थे अपन इसको, हाँ जी, आया कुछ समझ में। तो किसी भी दो हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी, मैं सिर्फ क्लास में बैठी हूं सर, आप कब तक मुझे याद दिलाओगे, कितनी मिलेगी, u, और ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट के बीच में कितनी मिलेगी, u बाई 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3। दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, जस्ट कीप इन माइंड, जैसे वो डाइपोल वाला रिजल्ट है वैसे के वैसे। तो ये ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट का भी याद रखना है सीधा सीधा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से आगे, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसकी बात करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या लिखा है ऊपर, वेलोसिटी, यार तो जोर से बोला कर, हाँ हाँ, पागल थोड़ी उसके फॉर्म में लिखेगा, वो तो सॉल्यूशन थोड़ी है, वो सॉल्यूशन तो ये है, हाँ उसमें पूरी वैल्यू पर सोल्व करने में यही आंसर मिलेगा, पर तुझे मजा आएगा सोल्व करने में, तो आराम से करना 1 घंटे तक। हाँ जी,
आवाज नहीं यार, सुन लो ध्यान से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या चीज? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो चीज है ना, ये असल में देखिए, हम इसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे। इसका जो रियलिस्टिक फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, आर सी, वो तो होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये एक कर्व्ड पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन से मिलने वाला रिजल्ट है। इट्स लेंथी कैलकुलेशन। जस्ट अगर आप याद रख सकते हैं तो फॉर्मूला याद रख लें। इस बार जो वो सरफेस टेंशन वाला सबसे मुश्किल सवाल जो माना जाता था, वो सबसे आसान तरीके से इसे सोल्व हुआ था। बाकी सारी कैलकुलेशन उसकी बहुत लंबी और इंटीग्रेशन वाली थी, इससे बहुत स्मार्ट तरीके से सोल्व हो जाता था फॉर्मूला। पर हम क्या बात करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसको समझना ध्यान से। बेटा रजिस्टर दे मुझे। जैसे मान लो ये एक फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस कितना होता है? इनफाइनाइट। इसको मैं कर्व कर रहा हूं लाइक दिस, तो इसका कर्वेचर बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं? कर्वेचर को बढ़ा रहा हूं। पर जब कर्वेचर को बढ़ा रहा हूं तो रेडियस घट रही है, रेडियस घट रही है। आई बात समझ में? तो कोई भी कर्व्ड पाथ जो होता है ना, उसके हर पॉइंट पे अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे उसके कर्वेचर का, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस मिलता है। जैसे हम सिंपल बात करें कि ये इस तरह का कोई पाथ है, अब इस पाथ पे पार्टिकल यहां था, इधर चल रहा है मान लीजिए v1 से, तो यहां पे अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना चाहूं, तो ये पाथ जो बनेगा वो ये बनेगा सर्कल, और ये बनेगा RC1 या R1 बोल देता हूं, राइट। यहां पे अगर आप बात करोगे तो रेडियस कुछ बड़ा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर माना जाएगा, ये R2 मान लेता हूं, और यहां पार्टिकल चल रहा है इस तरफ V से, ठीक है। ज्यादा V2 मान लेता हूं। तो ज्यादा बेहतर तरीका क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर को सिंप्लीफाइड करके समझने का? आप सर्कुलर मोशन का जो हमने सब्सट्रैक्शन वगैरह के अंदर डेराइव किया था उसको समझिए। याद करिए, अपन ने जब सब्सट्रैक्शन डेराइव किया तो मैंने आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेराइव करवा दिया था, v²/r, ठीक है। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो यहां अगर पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है v, और उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है, इसको अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? तो इसको ए परपेंडिकुलर भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? ए परपेंडिकुलर। रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बात एक ही है। अब इसका रेडियस ये है कि नहीं? तो याद करो क्या फॉर्मूला आया था, ए सी इज इक्वल टू v²/r। यहां से r का वैल्यू क्या हो जाएगा? v²/ac। पर इसको थोड़ा तमीज से रीड करना होता है। इससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हो डायरेक्टली किसी भी कर्व्ड पाथ के। अगर आपको v और उसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन पता है, तो जैसे भी हम प्रोजेक्टाइल में बात करेंगे तो इससे बहुत आसानी से रिजल्ट निकाल लेंगे। तो वास्तव में ये जो AC है परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बात करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकम्स इक्वल टू v नेट, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन perpendicular acceleration is better way to write down the radius of curvature। जैसे एक सिंपल बात करते हैं अपन, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां समझिए ये दो पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना आना ही चाहिए। ये देखिए, ये प्रोजेक्टाइल है, यहां पे वेलोसिटी इधर है कि नहीं u, और यही नेट वेलोसिटी है। ये एंगल मान लीजिए थीटा है। आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ये u के परपेंडिकुलर चाहिए मुझे एक्सेलरेशन। किसके चाहिए? u के। अगर ये थीटा है तो ये कितना है? और फिर ये कितना होगा? थीटा। तो इधर का एक्सेलरेशन क्या है? g। तो ये क्या होगा? g cos थीटा। तो अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना चाहूं, RC, क्या लिखूंगा बताओ? u² अपॉन g cos थीटा। नेट वेलोसिटी का स्क्वायर अपन उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? मैक्सिमम हाइट पे आप आ गए यहां का, यहां पे नेट वेलोसिटी क्या होती है? u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन तो g होता है। होता ही नहीं होता है? यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? u² cos² थीटा होल डिवाइडेड बाय g। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए,
जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूं y इज इक्वल टू a अपॉन बी, अगर b की वैल्यू बढ़ाता हूं तो y कम होगा, और b की वैल्यू कम करता हूं और a बढ़ाऊंगा तो y बढ़ेगा, और घटाऊंगा तो घटेगा। आप मुझे बताइए u बढ़ा है या u cos थीटा? अरे ना, u बढ़ा है या u cos थीटा? u बढ़ा है ना, तो ये वाला फैक्टर तो यहां जाने पे कम हो गया, तो ये कम होगा तो ये घटेगा ना। अच्छा, g cos थीटा बढ़ा है या g? और जब ये बढ़ा तो भी ये घटेगा, तो इसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर घटने के दो कारण हैं। आई बात समझ में? इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग होता है वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली सेम मिलती। आई बात समझ में? और यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिलती है, तो ये ज्यादा है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी है या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे? तो इसको बोलते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट पर जाने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर घटता है और वहां से ग्राउंड पे आने पे वापस बढ़ता है। सो दिस इज व्हाट मिनिमम, क्या होती है? मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और यहां पे ये क्या है? मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। जल्दी से बना लो। देखो ये जो है ना, ये क्या है? कुछ तो ये है, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसका यूज क्या था? मुझे पता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा पर क्योंकि सवाल 2025 में आया था तो यही बताना चाहूँगा उसको मैं, फिर जब फ्लूइड देखेंगे तब बात कर लेंगे। एंड जो भी सवाल 2025 में आया था, वो जब जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे तो 11th क्लास का पेपर ही मुश्किल था, 12th का नहीं था। अगर आज भी आप 12th के सवाल उठा के देखोगे और आपको बेसिक्स भी आते हैं और तमीज़ से सोल्व करोगे तो 12th वाले सारे सवाल बन रहे थे आपसे। पर वो 11th के जो 7 सवाल थे, मैं अक्सर बोलता हूँ किसी भी पेपर को बहुत डिफिकल्ट बनाने के लिए 4 सवाल बहुत होते हैं, क्योंकि वो 4 क्वेश्चन किसी को नजर नहीं आते कि यार 41 और भी है जो मैं कर सकता था, या 35 36 और आसान थे जिनको मैं कर सकता टाइम दे करके। वो जो हर दूसरे तीसरे सवाल के बाद एक तेलुगु में लिखा हुआ सवाल आता है और वहां दिमाग जब काम नहीं करता तो फिर इंसान को पूरी मेहनत याद आती है साल भर की। अब मेरा क्या होगा, वो मेरा क्या होगा पेपर और बर्बाद कर देता है। तो उस वक्त कॉन्फिडेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम जो भी चैप्टर, जैसे अपन ने जब बेसिक्स पढ़े थे तो वो कैलकुलस वाला सवाल आया था, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू 1, वो मैं हर साल करवाता हूँ क्वेश्चन, और कई बार बच्चों से बोलता हूँ कि यार ये सवाल आता है, इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू बदलता है। जिसने अच्छा, उस जमाने में जब हम करवाते थे तो लोग बुरा मानते थे, ये तो ऐसे तो आते ही नहीं, आप करवाते क्यों? फिर क्या करो, आते नहीं तो रूल कभी बनाना ही नहीं होता आपको। मैं बता रहा हूँ ना, जो अभी सवाल है, ये सवाल जो सबसे फेमस हुआ था, स्पेशली वो भी कोड जिसके 45 आ गया था बेचारों के, तो पहला ही सवाल था ये। तो जो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको ऐसे बताया गया था कि ऐसे ऐसे कर्वेचर बना दिया, याद है कुछ ऐसे बनाया था, और यहां पर उन्होंने थीटा नोट लिखा था, इसको ओरिजिन लिखा था, इधर उन्होंने y नापा था, इधर उन्होंने x नापा था, और z ऐसे था। असल में ये जो कंटेनर था उसकी तो रामायण बहुत बड़ी लिखी थी उन्होंने, और सवाल में लिख दिया था कि जो यहां वाला एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, वो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द थीटा नोट, ऐसी कंडीशन दे रखी थी। और थीटा क्या होता है एक्स वाई प्लेन का? टेन थीटा dy बाई डी एक्स, बोलो। तो ये जो थीटा बहुत छोटा है, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो dy बाई डी एक्स जो है वो स्मॉल होगा नहीं होगा? और अगर ये स्मॉल है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन, सॉरी, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, छोटी वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है ना। तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बनता था अभी यहां r, वो क्या था? यहीं आ जाइए, आप पीछे आकर देख लीजिए एक बार, इसको यहीं देख लो। ये जो आर्ग्यूमेंट है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट करते ही 1 की पावर 3/2 बिकम्स 1, तो ये तो 1 हो गया। अब यहां सिर्फ ये बचा,
इसको इधर लेके आइए, इसको नीचे लेके आइए, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बोली? 1/r। मिल गई ना 1/r। तो यहां से सीधी सीधी आपको ये जो वैल्यू मिली थी 1/d²y/dx² है ना, तो d²y/dx² क्या मिल गया था? 1/r। ये बहुत क्लियर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का 1/r का वैल्यू ये होता है, वो तो वहां से रिजल्ट था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट, इसके भी और आसान तरीका था, जैसे हम एम्स वगैरह पढ़ाते थे तो मैं कई बार कैपिलरी प्रेशर की बात बच्चों को हर बार बताता था। तो कई बार हमने एसआरजी क्लास थी तो वहां मैंने बताया भी था, कैपिलरी प्रेशर से गोज प्रेशर की बैलेंस वाली कंडीशन होती है किसी भी सरफेस टेंशन की कर्वेचर पे इक्विलिब्रियम पर। और कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो T/R होता है। एक बहुत कॉमन फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, एक्सेस प्रेशर का, P जो होता है एक्सेस प्रेशर, ये होता है T इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये भी एक मजेदार चीज है, 90% लोग एक्सेस प्रेशर जब पढ़ाते हैं तो दो ही फॉर्मूले बताते हैं, एक 2T/R, दूसरा 4T/R। अगर एक फ्री सरफेस है तो 2T/R, दो फ्री सरफेस है तो ड्रॉप है तो 2T/R, सॉफ्ट बबल है तो 4T/R। इसी की बात करते हैं, जबकि ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस। अब क्या होता है कि डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मतलब हुआ, इसको समझने के लिए मैं आसान काम करते हैं। मान लीजिए जैसे कोई भी एक स्फीयर, तरबूज आता है, वाटरमेलन, वो गोल भी होता है और एक हिस्सा लंबा भी मिलता है, मिलता नहीं मिलता है। इसको आप किधर से भी काटिए, जब काटोगे तो हर तरफ रेडियस सेम मिलेगी। अरे हाफ काटने की बात कर रहा हूं, ऐसे काटोगे तो ये रेडियस जितनी मिलेगी, ऐसे काटने भी ये रेडियस उतनी मिलेगी ना, इधर भी सेम मिलेगी। तो इसकी हर तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली सेम है। लेकिन इसको ऐसे काटोगे तो रेडियस ये मिलेगी, ऐसे काट दिया तो रेडियस ये मिलेगी। नहीं समझ में आई बात? तो इसका अलग अलग पॉइंट्स पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। इसका अगर आप सेंटर से डिस्टेंस सरफेस का लोगे तो हर जगह रेडियस सेम है, पर इसका रेडियस हर जगह अलग अलग है। तो दिस इज द केस ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें वैसे भी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आती तो बहुत सारी जगहों पर आप वैसे ही फेल जाओगे। अब जरा मुझे बताओ, वापस दे रजिस्टर मुझे। एक सिलेंड्रिकल कॉलम है, क्या है? उसमें ऐसे पानी भरा हुआ है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इधर का रेडियस तो आर होगा, ये रेडियस कितना है? स्ट्रेट लाइन है ना, इनफाइनाइट। तो यहां डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि नहीं? एक तो आर है, दूसरा तो वो जो कॉलम बनाया था ना, ये आपका सिलेंड्रिकल कॉलम का ही सवाल था। ऐसे सिलेंड्रिकल कॉलम था ये। तो आधे लोग तो समझ ही नहीं पाए थे कि वो सवाल क्या है। तो अगर सिलेंड्रिकल कॉलम है तो ये मान लीजिए मैं इंफिनिटी लिख देता हूं और ये मान लीजिए मैं आर लिख देता हूं, तो 1/∞ कितना, और ये 1/r हो जाएगा। तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या मिल गई? T/r। अब ये हम डायरेक्टली बता के रखते हैं क्लास में, जब फ्लूइड पढ़ाते हैं तब सरफेस टेंशन में, कि यार देखो अगर ऐसा सिलेंड्रिकल कॉलम है तो उसका एक्सेस प्रेशर T/r आता है। तो ये बच्चों को डायरेक्टली पता था कि T/r होता है। अब यहां उन्होंने सरफेस टेंशन को S बोला था, क्या बोला था? तो यहां पर इसको लिखते हैं S। क्या लिखते हैं? S। बहुत क्लियर हो गया। अब ये जो S/r है इसको बोलते हैं कैपिलरी प्रेशर। क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम के लिए ये गोज प्रेशर से बैलेंस होता है। गोज प्रेशर याद करो, रो GH याद आ रहा है कुछ? रो GH। और H किधर नापा जाता है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में उन लोगों ने क्या दिया था? Y। क्या दिया था? तो आप मुझे बताइए, क्या ये जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम की शर्त के लिए रो GY से बैलेंस होगा? होगा ना। अब जरा बताइए 1/r का वैल्यू क्या है? d²y/, तो 1/r इसको लिख दूंगा d²y/dx² इंटू एस इज इक्वल टू रो GY। इसका वैल्यू पूछा था तो डिवाइडेड बाय एस कर देते, यही आंसर था। अब लोग कैसे भी सोल्व करें, उल्टी सीधी इंटीग्रेशन करके, फोर्स बैलेंस करके, पूरे पूरे बोर्ड भर दिए, पता नहीं क्या क्या करके सोल्व किया, पर दिस इज द राइट वे टू सोल्व दैट क्वेश्चन। और एक और बात बताऊं तुम्हें, बहुत जरूरी बात। एक स्टूडेंट थी मेरी लास्ट ईयर, उसके 138 मार्क्स हैं फिजिक्स में, इस पेपर में। एक स्टेप में कर दिया था उसने अक्कल लगाई सिर्फ, क्या कि पढ़ाते वक्त आपने बोला था कि गोज प्रेशर से बैलेंस होगा कैपिलरी प्रेशर, और गोज प्रेशर इधर नापा जाता है। उसने कहा यार वर्टिकल डायरेक्शन में रो GY का फैक्टर आना चाहिए,
उसने स्मार्टली आपको एक ही ऑप्शन में y का फैक्टर दिया था, सवाल उठा के देख लेना आप, एक ऑप्शन में y का फैक्टर दिया था, बाकी सब में उसने x का फैक्टर दिया था। अब यार वर्टिकल डायरेक्शन में y दे रखा है और गोज प्रेशर पे आप वर्टिकल डायरेक्शन में h नापते हो, तो रोजी y का फैक्टर आएगा, x तो आ ही नहीं सकता। गोज प्रेशर इधर थोड़ी नपता है, उस इधर नपता है। तो जब उसने एक ही ऑप्शन दिया है रोजी वाई का, तो आप कॉन्फिडेंस से टिक करके आगे बढ़ जाते, यही आंसर होगा। तो ये जो सवाल था, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और कैपिलरी प्रेशर को यूज करके बहुत आसानी से सोल्व होने वाला क्वेश्चन था, इजी, मुश्किल नहीं था, जबकि ये टफेस्ट सवाल माना गया था, क्योंकि हमें सवाल ही समझ में नहीं आया था। हमने कभी जीवन में वो वर्ड ही नहीं सुने थे जो वहां लिखे हुए थे। अगर वो शब्द सुने होते उस तरह के, या उस तरह के दो चार सवाल भी कभी देखे होते, थोड़ा सा हैंडलिंग ऑफ द क्वेश्चन आता, तो हम इजीली सोल्व कर लेते। याद रखिए, आपका कोई भी नेशनल एग्जाम जो होता है, वो सिर्फ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नॉलेज का नहीं होता, आपके कॉन्फिडेंस और पेशेंस का भी होता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस, भैया सर्जरी है, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया और मरीज पड़ा हुआ है, इसका पांव कटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, सर फटा हुआ है, उसको देखकर तो खुद ही रोने बैठ गया, तो क्या इलाज करेगा उसको? आपको बीइंग ए डॉक्टर वहां इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। आप पेशेंट से ये नहीं बोल सकते यार जो तू बीमारी बता रहा है वो मेरे मेडिकल सिलेबस में नहीं थी, मना कर देगा, कैसे तो सिम्टम्स मैंने कभी पढ़े ही नहीं, ये तो मेरे सिलेबस में नहीं थी, कैसे इलाज करूं तेरा? तो बाउंड्री कंडीशन वाले तो वैसे ही बात करेंगे फिर। खैर, ये एक अच्छा सवाल था और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें काम आना था। हम तो आगे बढ़ते, आगे समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पूछा जाता है, एंगुलर मोमेंटम। ये एक्स है और ये वाई है। अगर प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, ये मैक्सिमम हाइट पे, कहां पर? तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। तो यहां मोमेंटम कितना है? mu cos थीटा। यहां पर इधर वेलोसिटी क्या थी? u sin थीटा। ये क्या है? u cos थीटा। जब ये लैंड करने वाला है तो ये कितनी है? -mu। मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं। और ये कितना है बताइए? mu cos थीटा। ये हाइट कितनी है? h। और ये डिस्टेंस कितनी है? r। हेलो। और ये ओरिजिन है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज द मैक्सिमम हाइट और एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट यहां होने पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और इस पॉइंट के अबाउट यहां होने पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। किसी और पॉइंट पर अगर पूछ ले तो कैसे सोल्व करेंगे उसकी भी बात कर लेंगे। फिलहाल हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम। जैसे मान लीजिए ये ए पॉइंट मान लेता हूं और ये बी पॉइंट मान लेता हूं, तो हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ। कब? जब वो कहां है? ए पर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज लोकेटेड एट द पॉइंट बी। आप मुझे बताइए, क्या आपको पता है एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या थी? क्या है? हाँ, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सब चीजें याद नहीं होगी, सब बता चुका हूं मैं ढंग से। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, पूरा आधा घंटा लिया था एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए। लीनियर मोमेंटम इनटू, आप मुझे बताइए यहां होने पर लीनियर मोमेंटम कितना है? और इस लीनियर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h। तो क्या लिखूं बताओ? mu cos थीटा इंटू, और ये है मेरे पास mu cos थीटा इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। थोड़ा तमीज से लिख दीजिए mu क्यूब क्या मिलेगा? cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एक बार तो ये भी सवाल आया हुआ है कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तब जब वो मैक्सिमम हाइट पे है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे है, तब उसका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा? एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u की पावर 0। तो आंसर इज व्हाट? u क्यूब। u क्यूब, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग की। एक बात बताइए, जब वो लैंड करने वाला है तब mu cos थीटा कहां से गुजर रहा है? o से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इसका? और ये है हमारे पास इधर mu sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r। तो क्या लिखूं बताओ?
एम यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगेन देखिए एम यू क्यूब साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। आ गया समझ में? सो दीज आर द टू एंगुलर मोमेंटम एट द डिफरेंट पॉइंट्स। मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा और यहां कितना होगा। इन जनरल जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है मैक्सिमम 45 डिग्री वाला पूछा गया है कि एक पार्टिकल को आपने 45 डिग्री पे फेंका ग्राउंड से, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तो बताइए उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। मतलब इसी की बात कर रहे हैं वो। 4 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगुलर मोमेंटम एट ओ विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज पॉइंट ए। बताओ क्या मिलेगा। एम यू क्यूब इंटू कॉस 45 1 बाई रूट 2 साइन स्क्वायर 45 1 बाई 2 अपॉन 2 जी ना, तो 2 इंटू 2 4 क्या बन गया। एम यू क्यूब अपॉन 4 रूट 2 इंटू जी ना। अपन ने मॉड्यूल की एक्सरसाइज कहां तक डिस्कस की थी। 1.1 1.2 ना। 1.3 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। 1.3 1.4 भी कर लेना। 1.3 एंड 1.4 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1.3 एंड और पहले 1.3 एंड 1.4 कर लो। बोलिए। हाँ जी, है जी। 45 डिग्री पे। हाँ, क्या करूं उसका फिर। अरे पूछा ही ऊपर वाले पे। वहां सवाल मैंने कहा था वो सवाल पूछा हुआ है जब मैक्सिमम हाइट पे 45 डिग्री पे था तब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ग्राउंड पे ले ले तू। किसने मना किया। बढ़े आगे। अब सुनिएगा ध्यान से। हाँ क्या। दोबारा बोल। पहले खड़ा हो जा। वेरी गुड, शाबाश। क्या नाम है तेरा। इंद्रेश। इंद्रेश बाबू, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका किससे। लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे। अरे सबके लिए जरूरी है। हाँ नहीं, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है उससे। जिसके यहां इसके अबाउट पूछा जा रहा है ना, तो बता एम यू कॉस थीटा का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसको बोलने दो। एच है। वो यहां की पूछ रहा है जब यहां था तब। हाँ भैया, एम यू कॉस थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ से। एच कैसे। अकेला थोड़ी है, बहुत सारे दोस्त है तेरे यहां, बहुत सारे। कितने लोग बता सकते हैं इस एम यू कॉस थीटा का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। कितने लोग बता सकते हैं, हाथ खड़ा करो। देखो मैंने कहा था ना, बाकी सब तेरे दोस्त हैं। यहां पर एम यू कॉस थीटा की लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अगर इस लाइन ऑफ एक्शन को यहां लेके आ जाऊं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया। तो यहां एम यू कॉस थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो एम यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा। तो क्यों लिखूंगा उसको। भाड़ में गया, एच होता ही नहीं कुछ। इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एच क्या होता है। एच क्या होता है। एच तो हाइट होती है। अरे एच तो हाइट होती है। फिर मैं यहां पूछ लूंगा तो फिर क्या बोलेगा। यहां दो एंगुलर मोमेंटम आएंगे।
फिर मतलब अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना नहीं आता तो फिर क्या ही कर सकता है कोई इंसान। ये एम यू कॉस थीटा है, वो गरीब यहीं से गुजर गया, यहां से तो इसका एम यू मतलब कितना यार, कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है? तो एम यू कॉस थीटा एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? जीरो हो गया ना? क्या मैंने पहले भी यही बताया था? तब क्या कर रहे थे? कबड्डी खेल रहे थे। और ये क्या है? एम यू, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा ना? अरे गरीबो, अब तू वापस खड़ा हो जा इंद्रेश बाबू, आई लाइक यू। गुड। अब सुनना ध्यान से, हमारा प्रोजेक्टाइल यहां है, तो इधर का कुछ होगा ना पी एक्स, वो कितना होगा? एम यू कॉस थीटा। क्या ये सच है? क्या इधर का भी होगा कुछ पी वाई? पहले तो पी वाई बता, पी वाई कितना होगा? एम यू साइन थीटा होगा। अभी कितने लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं एम यू साइन थीटा होगा? अब कोई नहीं करेगा। एम यू साइन थीटा होगा मतलब इधर की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है क्या? फिर देख सब सही बता रहे हैं तेरे, क्या होगा बताओ? एम यू साइन थीटा माइनस, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत आपका। अभी ठीक है मामला या अभी भी गड़बड़ है? सही है? अब बताना आगे। नहीं है सही? ये मान लीजिए y है और ये मान लीजिए x है और ये O है भाई साहब। मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए पी वाई का, कितना मिलेगा? पी वाई है, भाड़ में गया और सारा, तो पी वाई का चाहिए, इधर पी एक्स का चाहिए, पी वाई का कितना मिलेगा? उसको बता दो ना यार। हाँ, मतलब पी वाई मल्टीप्लाइड बाई दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पी एक्स का कितना है? पी एक्स इंटू वाई। हेलो, बहुत धन्यवाद। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया पी एक्स किधर है, आप बोलेंगे सर पी एक्स इधर है, क्या ये सच है? और पी वाई, इसके अबाउट बात करते हैं ना, पोजीशन वेक्टर यहां से लिया जाता है, तो ये तो हमारे पास पी एक्स था और ये क्या है? y ना, और ये क्या है? x। तो y किधर लिया जाएगा? इधर, ये y है। सही लिया क्या? वेक्टर है ना, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते? अच्छा, पी वाई किधर है? क्या ये पी वाई इधर और x किधर है? हाँ, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, आगे की तरफ पीछे की तरफ। नहीं समझ में भाई? सब्जी वाले ठेले वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, उनको फिजिक्स से क्या लेते हैं, वो भी बोलते हैं आगे पीछे। हमें तो बोलना ही नहीं आता पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, मतलब कुछ भी। मेरा आ गई है क्या यार, ये तुम्हें मजाक लगता होगा? तुम्हारे पिताजी के कोई खानदान मर के दोबारा पैदा हो जाए तभी फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, इस शब्द बोलोगे तो। यार कुछ भी है, मतलब 50 बार कह दिया। अभी सुनना ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम कौन सा वेक्टर है? दो तरह के वेक्टर पढ़ने पड़े थे याद करो, पोलर और एक्सियल। सर देखो पूरा बोला करो आप, है ना, पहले बताया करो पोलर है या एक्सियल है, तब हमें फिर याद आएगा, फिर हम बोलेंगे कुछ है, था ना कुछ, पोलर या एक्सियल? पैक्सियल कौन सा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर ना, और एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन निकाला जाता है बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल।
कैसे निकाला जाता है? तो हमारा जो वास्तव में एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्म होता है एल का, वो होता है आर क्रॉस पी। याद है कुछ? बहुत धन्यवाद। तो बताओ इस पी एक्स का आर क्या है और पी वाई का आर? तो इसका एंगुलर मोमेंटम जब निकालूंगा तो आर क्रॉस पी बाहर आएगा और उसका निकालूंगा तो आर क्रॉस पी अंदर आएगा। तो ये दोनों का एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब जो बड़ा है नेट उस डायरेक्शन में आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? मान लीजिए मैं इसके एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं L1, तो L1 का वेक्टर फॉर्म जब लिखूंगा मैं, क्या मिलेगा बताओ? 90 डिग्री है ना एंगल, बोलो। तो क्या लिखूं बताओ? y, अरे 90 तो 1 हो गया ना, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन 90। तो क्या बनेगा? y पी एक्स किधर? माइनस के एक्स वाई जेड, माइनस जेड किधर डायरेक्शन मिला? माइनस के। इसकी बात करते हैं। अगर ये L2 है, क्या है? L2 का वैल्यू क्या मिलेगा? R क्रॉस P बाहर ना, एंगल 90 है। क्या लिखूं बताओ? X पी वाई के। और यूनिट क्या होती है इसकी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बोलो। तो ये दो एंगुलर मोमेंटम मिलेंगे यहां पर। यहां पे सिर्फ एक है, कौन सा? एम यू कॉस थीटा का। यहां एम यू साइन थीटा का, क्योंकि यू साइन थीटा था ही नहीं वहां पर। यहां पे एम यू कॉस थीटा का जीरो क्यों? वहीं से पास हो गया, पर एम यू साइन थीटा का होगा। तो इन दो पॉइंट्स के अलावा हर पॉइंट पर दो एंगुलर मोमेंटम आएंगे, एक बाहर की तरफ, एक फिर हम नेट निकाल लेंगे। लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से देखी जाती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, रटना नहीं है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का अबाउट पूछिए, वो तो एंगुलर मोमेंटम तो किसी के अबाउट पूछ लेगा ना। बढ़ जाए, चलिए अब ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं उनको यूज करते हुए न्यूमेरिकल हम करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन है आपको u, वो 50 मीटर पर सेकंड, कितनी है? राइट, एंगल है 53 डिग्री। तो बताइए इसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। u cos थीटा बिकम्स इक्वल्स टू 30 मीटर, और ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा विच बिकम्स 40 मीटर पर सेकंड। हमें पता है कि 53 और 37 पे जो ट्रिपलेट बनता है वो 3, 4, 5 का बनता है। तो ये तो रिजल्टेंट है 50, तो दूसरा 30 और 40 मिलना चाहिए। अब हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो बड़े वाले से छोटा एंगल बनाता है, छोटे वाले से। तो ये एंगल बढ़ा तो इधर 30 आएगा, इधर 40 आएगा। तो आपने ऊपर किस स्पीड से फेंका? अब आपसे क्या क्या पूछता है? नंबर 1, फाइंड आउट मास। अपन इसका 2 kg ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 2 kg, राइट। फाइंड आउट टी आर एच, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 8 सेकंड ना, 40 से फेंका ऊपर, 4 में जाएगा। नहीं समझ में आई बात? या u साइन थीटा कितना है? 40, तो 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू 40 बाई 10, 2 इंटू 40 कितना? 80 ना, बाई 10 8 मिल जाएगा। अच्छा बताइए रेंज की बात करते हैं, u cos थीटा कितना? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट से ना। कितना मिलेगा? 240 मीटर। हाइट क्या वैल्यू बताओ? अरे 40 से फेंका, 4 सेकंड में रुकेगा ना। या u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये u साइन थीटा है क्या? तो 40 इंटू 40
बाई 2g, तो 40 इंटू 40 बाई 20, तो 140 बाई 20 से 2 इंटू 40, और 4 सेकंड में रुका तो 80 जाएगा ना। एक बात बताओ, जब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो 1 सेकंड में कितना चलता है? 2 में, दूसरे में 3 में, तीसरे में 4 में, चौथे में। अगर 40 से ऊपर फेंका तो पहले में 35, 35। अरे पहले में 5, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में, ये तो होता है। अब 40 से ऊपर फेंकूंगा तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में से चलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ t बराबर 1 सेकंड पे ये कहां है, मान लीजिए t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहां है, तो ये y की वैल्यू क्या होगी? 35 मीटर नहीं होगी। और अगर आप y निकालना चाहते हो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, y की वैल्यू क्या होगी? तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर इज ऑलवेज 5t स्क्वायर। u साइन थीटा कितना है? 40 इंटू 1 ना, माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर 1 विल गिव 35। नहीं समझ में आई बात? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बताना है? मतलब और कैसे पूछू, यहां जाके पूछू तेरे से? टाइम ऑफ फ्लाइट बता कितना है? 8 सेकेंड। अगर मैंने t बराबर 1 सेकेंड पे उसको 35 मीटर हाइट पे देखा, तो वो कौन सा टाइम होगा जब मैं वापस 35 मीटर हाइट पे देखूंगा? t बराबर 7 सेकेंड। किस खुशी में? उन दोनों टाइम्स का सम टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, उन दोनों टाइम्स का सम। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी हाइट पे? 35 पे ना। तो वो दूसरा टाइम कौन सा होगा जब सेम हाइट पे होगा? बहुत क्लियर हो गया। एक बात बताइए, क्या ये जो है हमारे पास t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t2 इक्वल टू 7 सेकेंड, जिन पे सेम हाइट पे, y की वैल्यू क्या मैं हाफ जी t1 t2 से भी निकाल सकता था? हाफ जी का मतलब क्या होता है? t1 का मतलब, t2 का मतलब, तो आंसर क्या? 35 मीटर। दूसरा जेई का सवाल है, एक पार्टिकल को उन्होंने 50 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री एंगल पे फेंका। आफ्टर उन्होंने पूछा आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 पे चाहिए, तो वर्टिकल से भी 45 पे बोलो। तो दोनों वेलोसिटी बराबर होंगी तभी तो 45 आएगी। क्या इसमें कोई चेंज आता है? बोलो। और ये कितने टाइम के बाद 30 हो जाएगी? तो मतलब यही जगह है। अरे यार, इस जगह पर क्या ऐसा होगा कि ये जो है वो 30 मीटर पर सेकंड है? क्या जो Vy है वो भी 30 मीटर पर सेकंड ही होगी? तो रिजल्टेंट कितनी होगी? 30√2 मीटर पर सेकंड। एंगल क्या होगा? 45 डिग्री ना। नहीं समझ में आया? बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसी के अंदर चलो, ये तीसरा पार्ट हो गया, चौथा पार्ट आपने निकाल लिया। आफ्टर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। वो tan अल्फा कैसे निकालते हैं अपन? Vy बाई Vx से ना। तो Vy कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? क्या मिल गया? तो अल्फा क्या मिल गया? 45 डिग्री। बोलो। एक बार बताइए, क्या मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल्स टू 0 एंड
टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। टी इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और टी इक्वल टू 4 का मतलब मैक्सिमम हाइट। आप मुझे बताओ टी बराबर 0 पे क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा, और 4 सेकंड पे क्या आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी ना। अच्छा यू कितना 50, तो 50 इंटू 50 बाय जी का मतलब कितना 10, कॉस 53 कितना 3/5, कितना 3/5, तो ये कितना हो गया 2, 6 हो गया। बोलो कितना बना 2500 बटे 6 ना, मीटर में आएगी ना। अरे बोलो समझ में आ गई बात, पूरा सोल्व करते रहना आप लोग। u cos थीटा कितना है बताओ ना, u cos थीटा कितना है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30/10 ना, कितना आ जाएगा 90 मीटर ना। नहीं समझ में आई बात, तो दिस इज द मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। कितना मिला 2500 बटे 6, सोल्व करो 416, कितना मिला 416 पॉइंट समथिंग, 416 मीटर ले लो आप। तो आप मुझे बताओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस कितना है और मैक्सिमम हाइट पे तो कम हो गया ना वो, तो यहां मैक्सिमम होता है और वहां मिनिमम। नहीं समझ में आई बात, बाकी सवाल के नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।